Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के काल विभाजन को। ओके, भारतीय इतिहास के काल विभाजन में आप सभी जानते हैं कि ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। भारतीय इतिहास के काल विभाजन में आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन है वह 3 तरीके से होता है। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल विभाजन में आप यह समझेंगे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल एंड आफ्टर देन ऐतिहासिक काल। ओके, इसके बाद भी पाषाण काल के अलग अलग प्रकार होंगे, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, कुछ साइट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये जो सेशन है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है और ये जो है लेक्चर नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 2 भी है। इससे पहले जो भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे, ओके, भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 जो है वो अपलोड किया जा चुका है। आज यह लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम सभी यह जानने का प्रयास करेंगे, ओके, हम सभी आज यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है। इस तरीके से यदि आप हमारे साथ 90 दिनों तक जुड़े रहते हैं, ओके, 90 दिनों तक यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपके हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, काफ़ी हद तक मिल रहा है। इसीलिए आपको पता होगा कि अभी इसके जस्ट पैरेलल में बीपीएससी के जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो चल रहा है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लाया जा रहा है और 25 डे सीरीज़ के अंतर्गत आई थिंक 20 के आसपास जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड भी किए जा चुके हैं। तो आप यदि 71st बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे तो आप उन सेशन को भी देख सकते हैं। साथ ही जो बिहार स्पेशल का वेटेज है काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी कह ले, बीपीएससी एईडीओ कह ले, या फिर बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सीजीएल का या फिर ग्रुप डी का, बिहार एसआई का, इन सारे एग्ज़ाम्स में इसका काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। इसीलिए बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ जो है वो जस्ट इसी के शाम के 5 बजे, ओके, शाम के 5 बजे आपके लिए अपलोड कराया जाता है। ओके, शाम के 5 बजे आपके लिए वो जो सेशन है अपलोड कराया जाता है। तो यदि आप उसमें भी जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है और आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में हमारे साथ बने रहें और देखें कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से है। भारतीय इतिहास के काल विभाजन में आप यह समझेंगे कि भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है वह 3 वर्गों में है। एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल, दूसरे में है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे में है ऐतिहासिक काल। ओके, प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे कि इस समय जो मानव थे वो आदि मानव हुआ करते थे। किस प्रकार के मानव हुआ करते थे? तो इस समय जो मानव है वो आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानव कहने का मतलब यह है कि उस समय लोग कहीं एक जगह रह करके भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वहाँ उस समय गाँवों का विकास नहीं हुआ था, नगरों का विकास नहीं हुआ था। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक इसके जस्ट बाद वही सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है। ओके, तो भारतीय इतिहास के विभाजन में आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में लोग आदि मानव हुआ करते थे और इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कहने का मतलब उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उस समय के जो लोग थे वो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनको लिपि का कोई नॉलेज था ही नहीं। और उस समय के लोग असभ्य हुआ करते थे, मतलब कि उनको कैसे कपड़ा पहनना है इस चीज़ का मैनर नहीं था, या फिर क्या खाना है, किस तरीके से जीवन जीना है। उस समय के लोग सभ्य नहीं थे, मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। इसीलिए उसको हम सभ्यता नहीं कहते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं? जब मनुष्यों ने सभ्य रूप से रहना शुरू कर दिया, उनको लिपि का ज्ञान हो गया, वो एक जगह बस्ती बना करके रहने लगे, गाँव का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ। नगरों में रहने के लिए, गाँव में रहने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं नहर नाली का निर्माण होना या फिर सड़कों का निर्माण होना, इस तरीके से जो अभी के लोग रह रहे थे। ओके, इसके बाद जो लोग रह रहे थे वो सभ्य थे, लेकिन इस समय के जो लोग थे वो सभ्य भी नहीं थे पूर्ण रूप से। आद्य ऐतिहासिक काल में आप यह पढ़ेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, क्योंकि इस समय लोगों को जो है वो लिखना आ गया था लेकिन पढ़ने का नॉलेज नहीं था। अभी भी उस समय के जो साक्ष्य हैं अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। ओके,
उस समय लिखे गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक छोटे से बच्चे को पेन दे दोगे तो ये इस तरीके से कुछ ना कुछ बना लेंगे। लेकिन ये बना हुआ क्या है, इसको पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, उस समय जो लिपि प्रयोग हुआ है उन लिपियों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उस समय के लोगों उस समय जो लिखा गया उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही आद्य ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य का जो प्रयोग है वो इस समय हुआ करता था, इसीलिए इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। तीसरा आप देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप यह समझेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, और जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं उनको पढ़ने में भी हमको सुलभता मिली है, मतलब उसको हम लोग पढ़ भी सके हैं, तो पढ़ने में भी हमको सफलता प्राप्त हुई है उस समय के साक्ष्यों को, और इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। कब? तो ऐतिहासिक काल में। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे भारतीय इतिहास के काल विभाजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या देखा कि इस समय लोग सभ्य नहीं थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, आदि मानव हुआ करते थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव पूर्णतः सभ्य नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में आपने देखा कि उस समय लिपि का ज्ञान हो गया था, लेकिन बस लिखना आ रहा था लोगों को। उस समय के जो साक्ष्य थे उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उस समय जो लिपि में लिखा गया है साक्ष्य उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो अभी भी उपलब्ध है। ओके, तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल की बात। और आद्य ऐतिहासिक काल को हम कांस्य युग भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल में आपने यह देखा कि इस समय के जो लिखित साक्ष्य थे, क्योंकि उस समय लोगों को लिखना भी आ गया था और पढ़ना भी आ गया था, तो उस समय के साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता मिली। और ये जो समय है लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं पाषाण काल को। किसको? पाषाण काल। पाषाण काल में आप यह समझेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ओके, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल के समय में आप देखेंगे कि इसका जो टाइमलाइन है वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। लेकिन 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व जो है ये इसको आप इस तरीके से याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका जो टाइमलाइन है वो एक अनुमानित टाइमलाइन है। इसका कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में कोई ऐसा नॉलेज है नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं टाइमलाइन को लेकर के कि कब से कब तक है। ओके, तो पुरा पाषाण फिर भी आप समझ लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे कि पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मिले हैं। और इस समय इसके बाद जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, और फिर जो नव पाषाण काल है वो 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या कहते हैं, तो नव पाषाण काल कहते हैं। ओके, आगे आप इसमें यह देखेंगे कि पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पुरा पाषाण काल को। इसमें आप यह देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल जिसको शल्क संस्कृति भी बोलते हैं, मध्य पाषाण काल जिसको फलक संस्कृति बोलते हैं, और उच्च पुरा पाषाण काल जिसको हम शल्क फलक संस्कृति बोलते हैं। शल्क संस्कृति में आपने देखा कि सोहन घाटी सभ्यता, बेलन घाटी सभ्यता ये सब के सब क्या है, निम्न पुरा पाषाण काल में है। सोन नदी घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी ये सब के सब का मध्य पुरा पाषाण काल में है। और ये सब बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटा नागपुर घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब के सब किस में है, तो उच्च पुरा पाषाण काल में है। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि ये जो आप ईसा पूर्व और ईस्वी कहते हैं ये क्या है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी के संबंध में आपको यह पता होगा कि ईसा मसीह, ओके, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसको हम 0 लेते हैं, उसको हम 0 काउंट करते हैं। और उनके जन्म से पहले मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इससे तरीके से भी याद रख सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इसीलिए ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व इसीलिए ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम ईस्वी बोलते हैं। ओके, आप इसको याद रखेंगे। साथ ही आप यह भी याद रखेंगे कि ईसा पूर्व को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले। ओके, बिफोर क्राइस्ट, और इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। ओके, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं पुरा पाषाण काल की जो अवस्थाएं हैं उनको। पुरा पाषाण काल की अवस्थाओं में आप यह देखेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, पुरा पाषाण काल की अवस्थाओं में आप यह देखेंगे
कि इस समय जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। इसके बारे में अभी आप देखे हैं कि किस तरीके से इसका है, लेकिन फिर भी आप इसमें यह देखेंगे कि पूर्व पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर इस सब का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा था। ये एक पत्थर से बना हुआ औजार होता है। ओके, तो इस तरीके के औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि आप जानते हैं पूरा पाषाण काल जो है कब से कब तक है, तो 5 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, कब से कब तक, 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसमें आप यह समझेंगे पूरा पाषाण काल में कि पूर्व पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 और उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000। ओके, ईसा पूर्व के समय की यह बात है। पूर्व पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी या हस्त कुठार जिसको हैंड-एक्स बोलते हैं, विदारने जिसको क्लीवर बोलते हैं, खंडक जिसको चॉपर बोलते हैं, ये सब पत्थरों से बने औजार हैं। ओके, इसका प्रयोग शुरू हो गया था। मध्य पूरा पाषाण काल में आप यह देखेंगे कि फलक, बेढनी, छेदनी, खुरचनी आदि का प्रयोग किया जाने लगा था। और उत्तर पूरा पाषाण काल में शल्क, फलक, टक्सनियों और खुरचनी अत्यधिक इस सब का जो प्रयोग है वो किया जाने लगा था। आगे आप यह देखेंगे कि पूर्व पूरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। ओके, वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं अभी के समय में। सोन या सोहन नदी घाटी जो है पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है अभी। वेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। डिडवाना जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में। भीमबेटका जो है भोपाल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। नेवासा जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हुंसगी जो है कर्नाटक के क्षेत्र में। पहलगांव कश्मीर के क्षेत्र में। और पटने जिसको सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग का साक्ष्य जहाँ से मिला था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान में। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। डिडवाना राजस्थान में। भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में। नेवासा महाराष्ट्र में। हुंसगी कर्नाटक में। पहलगांव कश्मीर में और पटने महाराष्ट्र में यहाँ के पूर्व पाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं। नोट में आप यह देखेंगे कि जो पूर्व पूरा पाषाण काल की अवधि में जलवायु में जो नमी है वो कम हो गई थी। आप इसको नोट में याद रखेंगे। साथ ही आप आगे यह देखेंगे, ये तो था पूर्व पूरा पाषाण काल के। अब मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के भी कुछ साक्ष्य हैं, उसको भी आप देख लेंगे। ओके, इसमें आप यह याद रखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल में आप यह देखेंगे कि सरल वटिकाश में उद्योग प्रचलित था। पत्थरों के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थे। आर्द्रता कम था। उत्तर पूरा पाषाण काल में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुआ करती थी और चकमक पत्थर का जो उपयोग है, उद्योग का जो उपयोग है वो उत्तर पूरा पाषाण काल में होने लगा था। ओके, आगे आप यह देखेंगे मध्य पाषाण काल में आपको क्या देखना है, सो जस्ट वेट अ मिनट। मध्य पाषाण काल में आप यह देखेंगे। ओके, मध्य पाषाण काल में आप यह देखेंगे कि मध्य पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक है। और आग का जो आविष्कार है, महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर जो है, ये सब जो है ओके, ये सब जो है वो उसको उस समय जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण युग में आप देखेंगे नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल है जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल एंड द लास्ट में नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो काल है उसी को हम क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। इस समय मनुष्य जो था आखेटक था और पशुपालक था। आखेटक का मतलब है शिकारी था, ओके, और पशुओं को पालना भी सीख गया था। आप बताएंगे सबसे पहले किस पालतू पशु को अपनाया गया था, ओके, किसको सबसे पहले अपनाया गया था, तो वो था कुत्ता। क्या था, कुत्ता, ओके, इसको सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। साथ ही आप देखें गर्म जलवायु, ओके, गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि हुई। अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया गया। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, इसी को हमने भी कहा है। और पत्थर के बहुत छोटे औजार बनाए गए, इसीलिए इसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया गया, पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजारों का प्रयोग भी
किया गया। आगे आप नवपाषाण काल में देखेंगे क्या, नवपाषाण काल में आप यह समझेंगे कि पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन मिले हैं। गेहूं जौ सबसे प्राचीन खाद्य फसल है और कपास की खेती का प्रमाण भी नवपाषाण काल में मिला है। साथ ही आप यह देखेंगे खाद्य उत्पादक है, घरों के साक्ष्य मिले हैं, पहिए का आविष्कार हुआ है। ये सब के सब नवपाषाण कालीन साक्ष्य है। ओके, साथ ही आप यह देखेंगे कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में आप यह देखेंगे कि हड्डियों के बने उपकरण और हथियार का उपयोग है। इसमें आप यह समझेंगे कि श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में और इंसानों के साथ पहला जो पशु है वो कुत्तों का समाधान हुआ था। आप इसके बाद गुफा फराल में देखेंगे कि कुम्हारों की गुफा है। श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह जगह है और कृषि पशुपालन इस समय हुआ करता था। ओके।